नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। लगभग 25 वर्षों के बाद कांग्रेस एक गैर गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर सोमवार को एक ऐतिहासिक चुनावी मुकाबले में आमने सामने रहे। फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। 9,500 डेलीगेट्स ने वोट डाला। 96% मतदान हुआ है। कांग्रेस मुख्यालय समेत लगभग 68 मतदान बूथों पर मतदान हुआ। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि चुनाव खुले तरीके से हुआ है और अन्य दल इससे सबक सीख सकते हैं। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। अब सभी को 19 अक्टूबर का इंतजार है, जब नतीजे आएंगे। इस चुनाव के बाद पार्टी को 24 साल बाद एक गैर गांधी अध्यक्ष मिलना तय है। इससे पहले सीताराम केसरी पार्टी के गैर गांधी अध्यक्ष थे। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में चुनाव हुए। पूरे 22 वर्षों के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। जी बिल्कुल, पिछली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ था, उस समय भी बैलेट हुआ और इस बार भी पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। खड़गे जी जो कि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, मंजे हुए नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, और शशि थरूर जी हैं, 2 मेन प्रत्याशी हैं और पूरे पारदर्शिता से ये चुनाव हुआ। दोनों ने अपने अपने लिए वोट भी मांगे हैं और सब कार्य ढंग से हुआ है। और आज हमारे डेलीगेट्स वोट डाल रहे हैं जगह जगह पर, देश भर में, पीसीसीज में, और जगह कैंप ऑफिस भी लगे हैं। एआईसीसी में भी सोनिया जी ने और सीनियर नेताओं ने वोट डाले हैं और हमें मौका मिला है। हमने पीसीसी में आकर सभी साथियों ने अपने मत का उपयोग किया है। पार्टी में हमेशा चुनाव होते हैं। पिछली बार चुनाव हुआ था तो राहुल जी या सोनिया गांधी जी लड़े थे, निर्विरोध चुनाव हुआ था। इस बार 2 उम्मीदवार हैं, इसलिए वोट पड़ रहा है। 19 तारीख को मतगणना होगी, नया अध्यक्ष बनेगा। लेकिन देश की लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि एक डेमोक्रेटिक, ओपन, ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है और हमने करके दिखाया है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक जीत का विषय है कि व्यक्ति कौन जीतता है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो एक संकल्प है उदयपुर में हम लोगों ने लिया था कि एक नई दिशा में, नई ऊर्जा से हम लोग काम करें, वो आज पूरा होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ जो भी जीत कर आएगा उसको पूरा समर्थन तमाम कांग्रेस के लोग देंगे। इन उपलब्धियों के बीच राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी एक बार आने के बाद दोबारा सत्ता में आए, इन कोशिशों के रास्ते पर क्या काम पिछले 30 सालों में जब हम सरकार में आते हैं फिर दोबारा बहुत बुरी तरह हार जाते हैं, और कई बार हमने इस पर अध्ययन किया है, चिंतन किया है कि हम कैसे सरकार कांग्रेस की रिपीट कराएं। उसी समय हम लोग काम कर रहे हैं। अगले साल चुनाव है, 12 महीने के बाद चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी हम लोग करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है कि अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो हम सरकार रिपीट करेंगे राजस्थान। और कांग्रेस एक ही ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेटिकली चलती है। बाकी के जो पार्टी है उनके प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, उनका क्या सिस्टम है, आज तक किसी को नहीं पता। उनके जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जो उनके जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या नितिन गडकरी जी हो या राजनाथ सिंह जी हो, ये पार्टी अध्यक्ष कैसे बने, इसके ऊपर आज तक न किसी पूरे देशवासियों को पता है, न उनको खुद पता है। सो आई थिंक ये जो डेमोक्रेटिक वे से जो कांग्रेस पार्टी चलती है, आई थिंक वो देश के लिए अच्छा है। और जो हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो आज भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत टूट रहा है उसको आज जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कामयाब हो जाएंगे उसमें। नतीजों से पहले इस तरीके की बात करना उचित नहीं। शशि थरूर साहब के जो भी सपोर्टर्स या खड़गे साहब के जो भी सपोर्टर्स हैं,
चुनाव के बाद वो सब के सब कांग्रेस के सपोर्टर होंगे और कांग्रेस का जीतने वाला अध्यक्ष कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इस आरोप से दो चार आप लोगों को होना होगा कि अगर कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनते भी हैं तो रबर स्टंप अध्यक्ष बन के तो नहीं रह जाएंगे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि अगर रबर स्टैम्प बनना होता तो दो उम्मीदवार ही नहीं होते, एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। दो में से कौन जीतेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि जो जीतेगा वो रबर स्टैम्प होगा। एक और पॉलिटिकल सवाल ये है कि दोनों उम्मीदवार दोनों भारत के दक्षिण के राज्य से। भारत एक है, भारत को बांटने की कोशिश मत कीजिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। मैं ये समझदा कि कांग्रेस जी बड़ी स्ट्रोंग होकर निकलेगी और जेडे भी प्रेजिडेंट बननगे वो कांग्रेस नूं अगे लैके जाणगे और कांग्रेस दी जिहड़ियां कदरां कीमतां ने जो आज़ादी वेले आज़ादी तो बाद जिहड़ी पहली स्ट्रगल दे विच जदों असीं कांग्रेस भवन च जां उत्थे दिल्ली च देखदे हां कि जिस रुतबे दे आदमी कांग्रेस के प्रेजिडेंट रहे ने उस चीज़ नूं ये बहाल रखणगे। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो 25 साल में करें 10 साल में करें, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि उनके एक प्रत्याशी जो दो में से एक प्रत्याशी है शशि थरूर, उन्होंने बड़े खुल के कहा है मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि कांग्रेस मर चुकी है, उसको मैं पुनर्जीवित करने आया। तो जो गांधी परिवार है जिसने 25 साल तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनने दिया, उनके कार्यकाल में कांग्रेस खत्म हो चुकी है और मैं उसको पुनर्जीवित करूंगा। तो ये जो शब्द है इससे कुछ दिखलाता है, कुछ जनता को समझाता है और राजनीतिक विश्लेषण भी करता है कि ये कांग्रेस के अंदर लोगों की सोच हो गई है कि गांधी परिवार अब कांग्रेस को चलाने लायक नहीं। देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र तो है नहीं। अभी जो बहुत समय के बाद एक चुनाव भी आ रहा है तो वो भी एक दिखावा है। जो मजबूत होके उभरा उसका कांग्रेस में कोई जगह नहीं। तो हम तो इस बात से चिंतित हैं कि एक मजबूत विपक्ष कैसे खड़ा हो ताकि हमको समय समय पे कुछ सकारात्मक बता सके, जिससे नरेंद्र मोदी जी अपना देश के लिए उनकी भी कुछ बात मान सकें। पर मुझे दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं दिख रहा है। जो भी हो, कांग्रेस को मुबारक। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर से कोई एक पार्टी अध्यक्ष चुना जाएगा। 68 बूथ 9,500 डेलीगेट्स और 96% मतदान आज हुआ है। अब 24 साल बाद कोई गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। इससे पहले सीताराम केसरी पार्टी के गैर गांधी अध्यक्ष थे। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सबसे पहले मतदान किया। खड़गे थरूर ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। अब तक 1939, 1950, 1977 और 1997, 2000 में ये चुनाव हुए। पूरे 22 वर्षों के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। तो लगभग 25 वर्षों के बाद एक गैर गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर सोमवार को एक ऐतिहासिक चुनावी मुकाबले में आमने सामने रहे। फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास है। और इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे।
इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रतन तिवारी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और नीरज राय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ENB न्यूज पर। रतन तिवारी जी, आज शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, 137 आपका इतना लंबा कार्यकाल है, 137 वर्षों का, और छठी बार अध्यक्ष पद के लिए इस बार मतदान हुआ है। खुशी की बात है, अब आप एक नई परिपाटी चला रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये जो मतदान आज हुआ है निष्पक्ष तरीके से हुआ हो और इसका जो परिणाम है वो भी निष्पक्ष तरीके से आए और एक संदेश देने में आप कामयाब रह पाए। रतन जी। आज आपने देखा कि 35 साल पुरानी फाइट है। रतन जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ सर। दरअसल आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार फिर से आपकी फ़ोन लाइन पैच करवा लेते हैं। आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही है सर, तो एक बार फिर से आपकी फ़ोन लाइन पैच कराएंगे। राहुल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? राहुल आनंद जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है। कांग्रेस पार्टी आज फूली नहीं समा रही है। इतने बड़े पद के लिए मतदान बिल्कुल इस तरीके से किया गया है, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव हो तो ऐसा ही होना चाहिए। राहुल जी। देखिए पल्लवी जी, क्या है कि कांग्रेस कितना भी उपदेश दे दे, लेकिन वो अपने बातों पे खुद नहीं टिक पाती है, क्योंकि जिसको ये पता नहीं है कि आंसू कैसे निकलते हैं और लीडर में आते हैं या किस प्रकार से जो अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं, तो उनको मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन फिर भी मैं आपको बात बता दूं कि सुध बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में, सुध बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो सबसे पुरानी पार्टी है उसको 6 बार चुनाव में ही जाना पड़ा। और जहां तक जो लोग ऐसी बात करते हैं, जो राजमाता के इर्द गिर्द रहते हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार गांधी परिवार की कृपा दृष्टि से बनते हैं, जो लोग उनके रिमोट बटन पे चलते हैं, ये पूरे देश ने देखा है। और मैं अभी की बात नहीं बता सकता, मैं वो तब की बात बता सकता हूँ जब हमारा देश आजाद हुआ था, और उस समय कैसे कैसे आचरण हुए थे, कौन प्रधानमंत्री के दावेदार था, किसको बना दिया गया, और कैसे कैसे हमारे देश के समीकरण बने और क्या क्या गलत फैसले लिए गए। वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आज 24 साल बाद जब एक पद पे दूसरे व्यक्ति को चुना जा रहा है, वो भी गांधी परिवार की कृपा दृष्टि से, जबकि स्वयं शशि थरूर जी ने ही उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो बटन वाले व्यक्ति होंगे जो रिमोट से चलेंगे। और देश ने भी देखा है, जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस वक्त जब सोनिया गांधी जी आती थी तो मनमोहन जी को उठकर उनको प्रणाम करना पड़ता था, जबकि एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, और वो पार्टी की प्रमुख थी और देश का प्रधानमंत्री उनको नमन करता था। तो ये सब हमने सीखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ कि अभी बस चेहरे बदले हैं, कंट्रोल अब भी वहीं पे है। और कहने के लिए कांग्रेस के जितने भी लोग जो भी कह लें, या भाजपा को नसीहत दे दे, या अन्य पार्टियों को ये बताए कि हमने जो किया वो आप ही करिए, ये तो फिर राहुल जी वो वाली बात हो गई ना कि जब तक चुनाव नहीं हो रहे थे तो चुनाव नहीं कराते, चुनाव नहीं कराते, चुनाव नहीं कराते। अब जब चुनाव करा लिया तो ये बात हो गई कि ये तो रिमोट कंट्रोल के कारण हो रहा है। मतलब कैसे, कहाँ शांति मिलेगी जाके, करे क्या तो कांग्रेस पार्टी? देखिए ऐसा है सर, देखिए मुझे नहीं लगता कि जेपी नड्डा भी इतने फ्री हैंड काम करते होंगे कि उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये भी संभावनाएं कम ही है सर। अब अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ मैं जी बोलिए राहुल जी बोलिए। अब तो पल्लवी जी ऐसा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल का प्रश्न है, और जहां तक स्वतंत्रता की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी की कार्यशैली को अगर गड़बड़ होती है, या हमारे एक छोटा सा कार्यकर्ता, क्योंकि हमारा जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो मंडल से शुरू होती है, हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक मंडल का गठन किया जाता है, उसके बाद मंडल अध्यक्ष होते हैं, तब जिला अध्यक्ष होते हैं, तब प्रदेश अध्यक्ष घोषणा की जाती है।
ठीक उसी प्रकार जब देश के अंदर जब प्रदेश अध्यक्ष बना ली जाते हैं तब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाती है। तो हर किसी की चुनावी प्रक्रिया अलग है, लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रहते हुए वैसे कार्यकर्ता, वैसे नेता ने कार्यशैली पर प्रश्न उठाए हैं, उनको हमने सम्मान दिया है। लेकिन कांग्रेस में जस्ट इसकी अपोजिट है। अगर उन्होंने प्रश्न उठाए हैं एक दबाव में, तो उनको कांग्रेस के बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो G23 नेता वो इसी के परिवाचित शब्द हैं। मैं आपको और बता दूं, जिसपे कांग्रेस को सबसे ज्यादा भार देना चाहिए और जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सुधार के लिए कहता था, वो कांग्रेस छोड़कर आज सपा में चला गया या अन्य पार्टियों का रुख उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो इससे साफ पता चलता है कि जो स्वतंत्रता की जो बात होती है और जब मीडिया ट्रायल के सामने आके जब व्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, तो यहाँ पे कांग्रेस के सारे नेतागण ठगा महसूस करते हैं। मैंने इसीलिए वो एक रश्मि रथी का सबसे चर्चित पंक्ति मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि सिर्फ चेहरे बदले हैं, कंट्रोल अब भी वही है। देश के अंदर विपक्ष का भी एक भूमिका होनी चाहिए, लेकिन वो भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि सदन में उसकी आत्मा निवास करे। लेकिन कांग्रेस इन सब चीजों को भूलकर एक ऐसे व्यक्ति के पीछे है जो उस लायक है भी नहीं, इसके ऊपर प्रश्न उठता है। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य बने होगा। ये भाजपा ने इस वक्तव्य को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया है, तब जाकर आज जो और हल्ला हुआ। अब किसी की योग्यता को कैसे परखा जाए सर? राहुल आनंद जी, अगर आप किसी की योग्यता को परख रहे हैं तो बात ये है ना कि इतना तो आपको भी राइट नहीं है कि आप योग्यता परखने बैठ जाएं यहाँ राहुल गांधी की। चलिए रतन तिवारी जी का हम जवाब लेंगे। रतन तिवारी जी, आप ही का रुख करूंगे। चलिए अब आप अपनी बात जारी रखिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ दिल्ली संभाल आवाज नहीं आ रही, भाजपा के लोग हैं। आवाज आ रही है? आ रही है, आप दोनों की आवाज आ रही है। राहुल जी को शायद रतन जी की आवाज नहीं मिल रही है। एक बार देख लेते हैं, कुछ करवा लेते हैं। आप तब तक अपनी बात जारी रखिए रतन जी। मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से राहुल जी ने आरोप लगाया, कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल की बात उन्होंने कही जी। मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि 24 साल के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और यह मांग सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की थी कि गांधी परिवार के बाहर का किसी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने। जब आपकी बात को हमने मान लिया और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर, मतलब एक साधारण से परिवार से आया हुआ व्यक्ति जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है, उसमें भी इन लोगों के पेट में दर्द है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिस्टम है, आपसे ज्यादा सिस्टम हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ पे लोग मेंबर बने हैं, बूथ पे अध्यक्ष बने हैं, बूथ के लोग ब्लॉक पे गए हैं, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पे पूरा स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर के बाद हर ब्लॉक से एक पीसीसी मेंबर बने हैं। वो पीसीसी जो 9000 पीसीसी मेंबर हैं, वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं और एक चुनाव, जैसा आम जनता में चुनाव होता है, एक चुनाव हो रहा है और 19 तारीख से इसके परिणाम सामने आएंगे। जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा, जिसको कम वोट मिलेगा उसको भी पार्टी में कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा। और वही बात इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, दो लोग बैठते हैं, अमित शाह जी और जेपी नड्डा, दो लोग बैठते हैं, 5 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। इनके यहाँ ये सिस्टम है, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, चुनाव हो रहा है, 19 तारीख को परिणाम आएगा और इनकी ये बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उस पर इनको दर्द है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, उसमें इनको दर्द है। ये बेचैनी है, 2024 में इनकी कुर्सी खिसकने वाली है। नीरज राय जी, ये बेचैनी है क्या भारतीय जनता पार्टी की कि जब अब चुनाव करा दिए गए तो रिमोट कंट्रोल जैसी बातें आ रही हैं? हालांकि इन बातों में सच्चाई भी तो है ही सर, कि ऐसा नहीं है ना कि ये अध्यक्ष जो बनेंगे वो पूरी तरीके से फ्री हैंडली होकर अपना काम करेंगे। दबाव तो कहीं ना कहीं से गांधी परिवार का रहेगा ही। नीरज जी, एक प्रचारित ऐसे शब्द हैं कि इस पर कोई काट भी नहीं है। उसकी वास्तविकता यह भी है कि भाजपा की पुरानी एक परंपरा रही है दूसरे के घरों में ताक झांक करना। यहाँ पर मुद्दा ये शुरू होता है कि जो नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बनेंगे, उनके सामने किन किन बिंदुओं को लेकर और कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आएंगी,
उनको सबसे पहले तो जो है अपने जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को किस तरह से एक धागे में पिरोएंगे, जो गुटबाजियां चल रही है उन गुटबाजियों को कैसे समाप्त करेंगे। और आज जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है, जो कि आज कांग्रेस विपक्ष के रूप में चल तो रही है लेकिन वो महत्व नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गांधी फोबिया, नेहरू फोबिया या ऐसे ऐसे शब्दों का मतलब चयन करके भारतीय जनता पार्टी शब्दों का मतलब लोगों के बीच में प्रचार कर रही है कि उस प्रचार से बच पाना कांग्रेस के लिए सही नहीं दिख रहा है। तो इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए और यही सब चीजें जरूरी भी हैं। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी सही रास्ते पे जा रही है। कांग्रेस का जो भी चल रहा है लोकतांत्रिक तरीके से जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को बताए, देश की जनता को ये बताए कि क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों की अगर बात करी जाए तो सिर्फ कांग्रेस में गांधी परिवार या कांग्रेस से संबंधित मुद्दों पर ही इनके 50 से ऊपर प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर इनके प्रचार मंत्री से लेकर तमाम लोगों का जो एक काफिला चल रहा है वह देश को कैसे बताएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप एक लाइन से अपनी लाइन को बड़ी करते हैं तो ये अच्छा होता है। आखिरकार कांग्रेस को बोलकर उलझुल हरकतें कर कर आरोप लगाकर इस चीज पे आप अपने को सही साबित नहीं कर सकते। मैं इनको सही तब मानता कि जब राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का निस्तारण ये लोकसभा के अंदर या लोकसभा के बाहर कर देते। हमारे अनुज राहुल बोल रहे थे कि जिनको लीटर और सेंटीमीटर में कोई फर्क नहीं है। भाई राहुल इस चीज को बोलना तब अच्छा लगता है कि जब आपके नेताओं के द्वारा ऐसे शब्दों और जो कि जुबान फिसलने की बातें कांग्रेस के नेताओं से कम होती तो उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। अभी पेट की परीक्षा हुई थी, मैं खुद ही लखनऊ में स्टेशन पे फंस गया था। हल्का शरीर होने के नाते लड़के और लड़की जो कि अपने घर की भी लड़कियां जाएंगी तो भीड़ का हिस्सा आदमी नहीं बनने देना चाहता है। पल्लवी इमोशनल चीज में कल खुद त्रिवेणी से बरेली से लखनऊ आया, मुझे लड़के और लड़कियों ने भीड़ का हिस्सा बनाकर अपने ऊपर से मुझे स्टेशन पे निकाला और मेरा बैग भी उनके द्वारा ही निकला। इतनी भीड़ अव्यवस्था थी। देश के अंदर कल पहली बार रेल मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर गालियों से नवाजा गया था। ये नहीं कह रहा हूं, 37 लाख परीक्षार्थी गए, गिनती के पद रहे। इन पदों को बढ़ाने का अगर काम भारतीय जनता पार्टी करती, नए नए रोजगार सृजन कर आंकड़ों से हटाकर हकीकत में रोजगार परख करती, तब कांग्रेस को बोलने में वो सक्षम होती। लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चलेंगे। अरे भैया वो रिमोट से चले या वो हेलीकॉप्टर से चले, पार्टी तो वो दूसरी है ना। उसकी शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली कैसी है, आपसे अच्छी है। क्यों आपसे अच्छी है? जिस परिवार का त्याग है उस पार्टी में, उस परिवार के प्रति समर्पण है कार्यकर्ताओं का। लेकिन आपका त्याग देखिए ना, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी स्मृति ईरानी से बहुत ही बढ़िया सक्षम व्यक्तित्व के व्यक्ति और पढ़े लिखे जानकार रहे, उनको मंत्रालय से हटाकर आपने किसको दिया? स्मृति ईरानी जी को। अडवाणी जी को साइड लाइन कर दिया आपने, विश्व पितामह बनाकर। समझा जाए ना नीरज जी कि अब युवाओं को तो मौका देना ही पड़ेगा ना। युवाओं को मौका नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? युवा शक्ति भी तो जरूरी है। बिल्कुल है, बिल्कुल आपकी बातों से पल्लवी सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी में 50 साल से नीचे अगर छोड़ दिया जाए तो विरासत में राजनीति में आए हैं। कौन आया है? अनुराग ठाकुर हैं, कल्याण सिंह के लड़के हैं, विभिन्न नेताओं के लड़कों, पंकज सिंह हैं। ऐसे युवाओं को ही कार्यकर्ता बनाते हैं। ऐसे ही मतलब राजनीतिक विरासत से ओत प्रोत नेताओं को आप ये कहें कि नहीं हम ला रहे हैं और युवाओं को आगे कर रहे हैं, यह भी मतलब क्या है? यह सिर्फ ये है कि दूसरे को गलत ठहरा कर अपने को सही साबित करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि युवाओं को नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप नजीर पेश करिए।
आपका चुनावी पद्धति क्या है। जितना अनुज राहुल पार्टी की प्रक्रिया से अवगत हैं, उससे कहीं कम भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रक्रिया से मैं भी कम अवगत नहीं हूं। मेरे जानकारी में आज तक ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, आम कार्यकर्ताओं का वजन न कभी था न कभी है। अडवाणी जी साइडलाइन, नितिन गडकरी जी जो कि एक विजन दिखता है अगर भारत की सरकार का, तो नितिन गडकरी जी के मंत्रालय का क्या हसर हुआ उनका, आपने देखा ना। नितिन गडकरी जी साइडलाइन हो गए, उनके कंपटीटर के तौर पर वहीं से महाराष्ट्र से ले दिया गया देवेंद्र फडणवीस जी को। आपके शिवराज सिंह चौहान साइडलाइन। देखिए, कहने का यह है ना कि आप दोष लगाइए लेकिन अपने को निश्चल रखिए। दूसरे के घरों में झांकने की यह परंपरा बंद होनी चाहिए। राहुल आनंद जी, दूसरों के घरों में झांकने की परंपरा बंद होनी चाहिए क्योंकि कमियां आपके घर में भी बहुत हैं। देखिए, मैं सारे प्रश्नों को सुन रहा था और थोड़ा मुझे समय चाहिए। पल्लवी जी, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ क्योंकि मैं कुछ पेन डाउन भी कर रहा था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यूपी के ऊपर, जो अभी नीरज जी एक बात कह रहे थे कि कितने लोगों को नौकरी दिया, तो मैं सबसे पहले एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नौकरी को आप किस चीज के परिवेश में समझते हैं। पहला ये कि जो सरकारी नौकरी होती है क्या वही नौकरी होती है, मैं आता हूँ फिर आप बोलिएगा, या फिर जो स्वरोजगार जो क्रिएट किया गया है सरकार के माध्यम से वो भी नौकरी का एक हिस्सा होगा। तो मैं फिलहाल सरकारी बातों को कर लेता हूं। 24 जुलाई 2021, मैं तारीख भी बता रहा हूं, 24 जुलाई 2021 यूपी सरकार की तरफ से यह दावा किया गया था कि 4 साल के अंदर 6.65 लाख नौकरियां दी गई हैं। अब मैं आता हूं 4 अगस्त 2022, इस पे मैं आता हूं कि योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि हर विभाग के हर ऑफिसर को बात बताना है कि हर महीने की 5 तारीख को उनको ये बताना है कि कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वतः रोजगार, कौशल परीक्षण, मानव दिवस और अप्रेंटिस व निजी क्षेत्र शामिल है। ये सारी चीजें मैंने इनके प्रश्न को उत्तर दिया। अब मैं आ जाता हूं, इन्होंने जो बात कही पिछले 8 साल के कार्यकाल में कि 8 साल के कार्यकाल में क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी शुरुआती चर्चा में इस बात को कहा था कि भाजपा का जो अध्यक्ष चुनने की जो प्रणाली होती है वो अध्यक्षीय होती है। हम नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घोषणा वाली बात की गई, तो अगर आपका कार्यकाल सच में अच्छा है और मजबूत होता है तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में। खास करके मैं भाजपा की बता देता हूँ। इस पर मैं बोलना चाहूंगा, इस पर मैं पल्लवी में बोलना चाहूंगा, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, मैं बोलना चाहूंगा राहुल भाई। कर सकते हैं, सुनिए 1 मिनट। नहीं, इस पे मैं बोलना चाहूंगा आपको। नहीं 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी में यह कोई नियम नहीं था मेरे भाई, यह कभी नियम नहीं था कि इसको कंटिन्यू किया जाए। अगर कंटिन्यू करना होता तो राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल किया गया होता, गडकरी जी का किया गया होता और वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी कंटिन्यू किया गया होता। अपने पार्टी के संविधान को, मैं आपके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं, नहीं आपके जानकारी पर उंगली उठा रहा हूं, अपने पार्टी के संविधान को आप जानिए, कंटिन्यू करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर किया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है। बोलूं, अब मैं बोलता हूँ, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई जो संविधान की हम बात करते हैं, तो जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान लिख दिया तो क्या उसमें संशोधन नहीं किया गया? संशोधन कर बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जो था हमारे देश के लिए था, सूची और अनुसूची के लिए था, उसमें बदलाव होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संविधान की तुलना आप कहीं से भी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से नहीं कर सकते। आप मुझे भी बोलने दीजिए। अपने सुविधा अनुसार संविधान को परिवर्तित करके कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाइए। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे पता है कि नहीं, मैंने आपको, मैं भी बोल नहीं रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं। आपने कहा कि कंटिन्यू, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में अध्यक्ष के पद को कंटिन्यू करने का कोई प्रावधान नहीं था। चलिए ठीक है, मैं बताना चाहता करके बात कर लेते हैं, एक करके बात कर। बोलिए, कंटिन्यू करिए। राहुल जी बोलिए, बताइए। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये सब लोग जानते हैं। और किसका कार्यकाल कितना महत्वपूर्ण है ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। मैं आपको बता दूं कि आपने एक बात बताया, गांधी परिवार और कांग्रेस को लेकर आपने बात किया, तो कांग्रेस ने त्याग किया, ठीक है। क्या वो त्याग अकेले का था? क्या वो 1947 की जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो क्या केवल कांग्रेस ही लड़ रही थी या देश की आम जनता भी थी?
क्या उस रुक जाइए। और जहां तक त्याग की बात है और जो प्रश्न उठता है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब 1925 में संघ की स्थापना की गई थी और संघ की स्थापना करने वाले हेडगेवार साहब वो खुद कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने देश की आजादी में सारे संघी, जो खास करके हमेशा प्रश्न उठाया जाता है हम लोगों के ऊपर कि संघ के लोग कहां थे, तो मैं आपको बता दूं 40 लोगों को नामजद किया गया था, उनके ऊपर एफआईआर हुई थी और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। अब मैं आता हूं त्याग पे। वहां पे मरने वाले लोग हिंदुस्तानी थे। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। तो जब हम मुट्ठी बांध कर लड़ते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं। और उसका प्रतिनिधित्व करता है क्यों नहीं फैलाया संघ के लोगों ने, करने वाला क्या जवाब दीजिए आप? कांग्रेस। और जहां तक शासन की बात है तो कांग्रेस के शासन में ऐसी डिसीजंस लिए गए जो आज गले का हड्डे का अपमान क्यों करती रही संघ लगातार, और क्या बताइए इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैडम आपने एक बात मुझसे कही थी कि आपने एक प्रश्न किया था कि आप कैसे तय करेंगे कि उनके अंदर क्या क्षमता है। तो मैं आपको बताऊं, जब माननीय सांसद राहुल गांधी जी को ये पता नहीं है कि आटा का भाव किलो में है या लीटर में है, या उनको ये पता नहीं है कि नारियल पानी को पाइनएप्पल का भाषण सुनाओ आपको, तो आप अमित शाह का भाषण लगा लीजिए कि जो इस तरह की अगर जो बातें करे उसके अंदर क्या क्षमता होगा। चलिए ठीक है, भाषणों में तो अब ऐसा है ना, कई आपके भी ऐसे नेता हैं जिनकी जुबान फिसल जाती है या भाषणों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो भाषणों की तरफ से अगर आप योग्यता जांचने बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। चलिए ठीक है, एक की बात कर लेते हैं। राहुल जी जल्दी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मुझे फिर बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। मैं आपको और बता देता हूँ, वायनाड से जहाँ पे वो सांसद हैं, उस एरिया की स्थिति आपको पता है। जो भी सरकारी जो भी चलाई जा रही है सिस्टम में, वो उनके लोगों को पता तक नहीं है। उनके लोगों को पता नहीं है कि सरकार क्या कौन सी योजनाएं चला रही है। ये कमी है। ये दिखाता है कि केवल वोट लेकर तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। चलिए ठीक है, रतन तिवारी जी मैं आऊंगी सर आपके पास। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बताइए। सबसे पहले मैं इनको बोल देना चाहता हूँ कि ये संघ की बात कर रहे थे, ये आरएसएस के लोग 2003 तक तिरंगे झंडे का अपमान क्यों करते रहे, अपने पैरों से क्यों रौंदते रहे, और क्या इतनी मजबूरी आ गई कि तिरंगे झंडे का सम्मान करने उतर गए? ये बौखलाहट है। और आपको कह देता हूँ, राहुल गांधी जी एक परिपक्व नेता हैं। आपके बीजेपी के एक भी नेता का नाम बताइए जिन्होंने 1 किलोमीटर की पद यात्रा की हो। ये राहुल गांधी है, ये उनकी क्षमता है जो 3500 से ज्यादा किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने निकले हैं, पूरे हिंदुस्तान के एक एक जन से वो मिल रहे हैं। यही बौखलाहट आप लोगों को बेचैन कर रही है। और आपको एक चीज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जो झूठ बोलते हो, जोर से बोलते हो, यह सब छोड़ दीजिए, क्योंकि देश की जनता 15 लाख भी मांगती है, अच्छे दिन भी चाहती है, महंगाई कम हो वो भी चाहती है, लेकिन आप लोग देश को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में और गांधी परिवार के बीच में भटका के रखे हो। क्योंकि देश की जनता जागरूक हो गई है और आपके झूठ को अब जान चुकी है और समझ चुकी है। राहुल जी 2024 का इंतजार करिए। मैं आपको बड़ी बात इस चैनल पे कह रहा हूँ, 2024 में नष्ट नाबूद हो जाओगे और इस देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप इस चीज को रिकॉर्ड करके रखिए। तो ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं सर, ये भी आपके नए अध्यक्ष के लिए एक चुनौती ही है। अभी तो हमें यही देखना है कि गुजरात और हिमाचल में आप कैसे जीत दर्ज करवा पाएंगे और आपके नए कप्तान क्या कमाल कर पाएंगे। 2024 तो फिर भी दूर है सर। गुजरात में इनका सफाया होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी बौखलाहट है। राजस्थान में हम जीतेंगे, हिमाचल में भी हम जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे। आपके डिबेट में मैं फिर आऊंगा चुनाव परिणाम पे। ठीक है, देख लेना। नीरज जी पहले तो आप अपनी बात रखिएगा, उससे पहले मेरा सवाल यह है कि अब नए कप्तान के सामने चुनौतियां क्या कुछ है सर आने वाले वक्त के लिए? देखिए, मैं तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि कांग्रेस के जो भी नए कप्तान आ रहे हैं उनके लिए एक नहीं कई तरह से चुनौतियां हैं। पहले तो इनके अपने कार्यकर्ताओं की ही चुनौतियां हैं। जो कार्यकर्ता तितर बितर हो गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी तीसरा कोई फ्रंट तैयार करके उस पर से तोड़ने का काम करती है, या और इनके ही जो गुटबाजी है, जो ए बी और सी लाइन है, पहली दूसरी और तीसरी लाइन, जो बीच वाली लाइन हमेशा
फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को बीच में से काटती रही है। इसको मतलब किस तरह से दुरुस्त किया जाए ताकि वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है एक मजबूत से मजबूत विपक्ष बनकर उभरने में कांग्रेस के लिए लाभदायक स्थिति आए। दूसरी चीज जो है, भारतीय जनता पार्टी एक चीज का फायदा उठाती है कि जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है या जहां पर भी है, अब जहां पर नहीं है वहां पर करती क्या है भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि साउथ में केसीआर है, केसीआर की लड़ाई कर दी कांग्रेस से। ऐसे ही तमाम प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी या तो खुद साइडलाइन है या वहां के दल उससे कांग्रेस से लड़ रहे हैं। पूरे देश में लड़ाई कांग्रेस से ही चल रही है, तो जिन जिन से चल रही है उन्होंने विपक्ष को नए कप्तान किस तरह से अपने फेवर में या राष्ट्र के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लाने का काम करेंगे, यह चुनौतियों में है। और यह चुनौतियां बहुत ही अच्छी हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो इन चुनौतियों से अगर यह कप्तान निपट गए, इन चुनौतियों से लड़ाई लड़कर एक अच्छी जगह को पा गए, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा टैगिंग पे रहती है, अपने कपड़ा दूसरे के घरों पे टांगने का काम करती है, उससे वो निजात मिलेगा देश को। अभी वर्तमान में आप देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी का चल रहा है। क्या आम आदमी पार्टी, या आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है, कांग्रेस को दोयम दर्जे पे ले आके आम आदमी को क्यों कर रही है। जब पहली बार आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर, उसमें से अधिकतर नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये थी कि शीला दीक्षित को हरा पाना इनके लिए मुश्किल था, इसलिए अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोगों के सपोर्ट में, अब इस पे नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कभी वह भी समय आ जाए कर दूंगा, वो पूरी टीम लग गई आम आदमी पार्टी के सामने। वही सिचुएशन आया था पंजाब में, अकाली शिरोमणि दल से इनका गठबंधन टूटा, इनका पूरा का पूरा जमीन खिसक गई थी और टोटल सिस्टम को लगाया इन्होंने आम आदमी पार्टी के पीछे। क्यों कि पिछले वहां के चुनाव में 27 से 28 सीट आम आदमी पार्टी लाई थी। तो फिर वही सिचुएशन आया है इनका गुजरात में। पिछली चुनाव में आपने देखा था कि 99 सीट पे भारतीय जनता पार्टी अटक गई थी, जो कि मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वहां के, तो 156 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी। जब दूसरी बार बनते हैं तो मोदी जी का नाम ऊंचा होता है, संगठन सिमट के 117 पे जाता है। तीसरी बार जब मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बहुत ज्यादा व्यापकता पा गए थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 116 सीट आती है। और चौथी बार जब ये देश के प्रधानमंत्री थे, विश्व गुरु अपने को स्थापित करने के मुहिम में चल रहे थे, उस समय संगठन सिमट के 99 सीटों पे आ गया। और आज यह 5वीं बार जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां बैकफुट पे है। मजबूरी है, पूरे सिस्टम का दुरुपयोग करके कांग्रेस को साइडलाइन आम आदमी पार्टी को ला रही है। ये चीजें हैं, अब इस पे चुनौतियों से रूबरू होना है नए कप्तान को। कुछ चीजें अब मैं अपने मन वाली जो बातें सुन रहे थे हम भाजपा प्रवक्ता के छोटे भाई राहुल का, उन पे मैं बताऊं। होता क्या है ना, कभी कभी अति उत्साह अपने लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। जैसे कि अभी लीटर और मीटर की जो बात चल रही थी, इनको भी जानकारी है कि लीटर वाला भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का ट्वीट ने कितना थू कराया हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि बैकफुट पर आके ट्वीट को डिलीट करना पड़ा था। ठीक है। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कांग्रेस पुरानी पार्टी है तो शहादत कौन दिया है। मेरे भाई, कांग्रेस ही उस समय वर्चस्व वाली पार्टी थी। भारत के 6,38,588 गांवों की पार्टी थी। हर गांव हर घर के लोग उसमें थे हिस्सेदारी, क्योंकि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी। आपने कहा कि हेड गवार जी संगठन बनाए 25 में, बहुत बढ़िया। आपने गिनती कराया कि 40 लोग पकड़े गए, यह भी बढ़िया। लेकिन पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, साक्ष्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनके नामों का उजागर क्यों नहीं करी। दूसरी चीज आइए, आपने ही छेड़ा है तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ से रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा कभी एक नहीं रही। उन लोगों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। लेकिन सुविधा भोगी और सुविधा परक राजनीति करने के ये अनुयायी बंगाल के चुनाव में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुभाष चंद्र बोस को एक मंच पे लाने का काम किए थे।
सुभाष चंद्र बोस को हटाइए, लाइए फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे कि गुलाम भारत में भी 2 बार मंत्री रहे, वो अभी पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम लीग के चुनाव हार कर भी नेहरू जी के भी सरकार में उनको कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया गया। अब बताइए 80 में भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय होता है, इसमें क्या बोला जाता है कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही है जनसंघ की निशानी। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी क्या करी है? हर हाथ से काम छीनी है, हर खेत से पानी छीन लिया है और कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है। ये रोजगार की बात कर रहे थे कि नौकरी। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार हो वो हर घर को नौकरी दे सकती है, इसीलिए लघु कुटीर उद्योग रोजगार बताया जाता है। मुद्रा लोन की शुरुआत हुई थी राहुल भाई छत्तीसगढ़, यहां से झारखंड के गोड्डा से, दुमका से 50,000 रुपए की। जहां तक हमें जानकारी मिली थी 3 साल पहले कि जिस लड़के ने, प्रदीप नाम शायद था, जिसको मिला था उसने आत्महत्या भी कर ली थी। सत्यता कहां तक है इस चीज पे मैं भी जानकारी जुटाना चाह रहा था 3 साल पहले। और मुद्रा लोन पे या इसमें देखिए कि यह दिखाया गया है कि आप प्रोजेक्ट दीजिए, बैंक आपको लोन दे रहे हैं गारंटी के साथ। मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं भी उस चीज का शिकार हूं। बैंक कहते हैं कि लोन तो आपको दूंगा लेकिन भरपाई सरकार थोड़े करेगी। कमर्शियल लैंड दीजिए, तो किस गरीब और किसान के पास कमर्शियल लैंड है? आप आंकड़ों से हटिए, हकीकत पे बात करिए। ये हकीकत जनता के सामने कैसे आएगी ना नीरज जी? ये हकीकत जिस पर आप पूरा आंकड़ा लेकर बैठे हैं, इतनी स्टडी करके बैठे हैं, ये लोगों को तो पता ही नहीं है ना। ये सारी बातें तो आपको पता है, या आज आप यहाँ बैठकर बता रहे हैं तो जो हमारे दर्शक है वो जान लेंगे। 130 करोड़ की जनता को कैसे बताएंगे आप? देखिए होता क्या है, सुनिए इसका क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूंगा इस पे, 2 मिनट का टाइम। ठीक है। देखिए यह जनता को जो है सन 83-84 से लेके 14 तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही थी। और दुर्भाग्य से कहिए कि हमारे देश के 70% युवा थे 2014 में। 30 सालों में लगभग 1.5 पीढ़ियां बदल चुकी होती हैं। और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के भाषणों से प्रभावित होकर हमारे यूथ ने, जो कि कोरा कागज था, हम भी थे उस समय, 2004 से 14 के बीच में हमने 9 बोलने वाला प्रधानमंत्री पाया था। हम भी समझे थे कि आ जाएंगे तो हम भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। वोट कर दिया सभी लोगों ने। तो जो 30 साल का गैपिंग था और एक यूथ मिला था कोरा कागज, उसके दिमाग में जो छापा गया है उसके लिए भी 10 साल का 15 साल का समय लगता है। और 2 बार कोरे कागज रह गए क्या सर? 2 बार कोरे कागजों पर छाप दिया क्या? हाँ देखिए होता क्या है, देखिए होता सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को हैक करने की पूरी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर पूरे आप बताइए 8 साल में किन किन पार्टी के नेताओं ने धरना दिया। और 2013 में देखिए, 12 में देखिए, 11 में देखिए कि देश का हर एक व्यक्ति सा जो आंदोलनरत होता था, एक सलवारी गुरु से लेकर रामलीला मैदान में अन्ना के आंदोलन तक देखिए, सब स्वेच्छा से आंदोलन करते थे। लेकिन 2018 के मानसून सत्र में एक रूल ला दिया गया कि आप सरकार से, आरटीआई से भी कोई जानकारी नहीं ले सकते हैं, आप सरकार से कोई चीज पूछ नहीं सकते हैं। धरना देंगे तो राजद्रोह लगेगा। राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये सब निर्धारित करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं अभी निकलूं धरना देने, गिरफ्तार हो जाऊंगा, राजनीतिक विश्लेषक बन के आप पे बैठा हूं, हमारे ऊपर FIR हो जाएगा। अब तो क्या है, इंतजार किया जाता है जनता के, जो एक प्रस्फुटन होता है जनता के बीच में। सर अगर वाकई ऐसा होता नीरज जी, अगर वाकई में ऐसा होता तो आपको लग रहा है आप इतना अभी बोल पाते? मुझे लग रहा है अब तक तो ED CBI आपके घर का दरवाजा खटखटा रही होती है, अगर वाकई में इतना बुरा माहौल हो रहा होता। सुन लीजिए, अगर इनको या अब तक FIR आप पर दर्ज हो चुकी होती, इतना बोलने की आपको इजाजत ही कहाँ मिलती सर? लोकतंत्र पूरा ही हैक हो गया है तो? नहीं बिल्कुल नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यह कोई ऐसा काम नहीं है कि न छोड़े हो। मैं किसान का लड़का हूं, हमारे जिम्मा 1 बीघा भी खेत नहीं है जो है मेरे पिताजी के नाम से। अगर मैं कुछ गलत काम किया होता तो उनके A से लेके Z तक की एजेंसी लग चुकी होती और बोल नहीं पाता। बोलता इसीलिए हूं कि हमारा ये कोई डिमेरिट नहीं है इनके पास। और मैं बार बार बोलूंगा, मैं पूंजीपति का लड़का नहीं हूं, वो नहीं, मैं खेत में खुरपी चलाकर इस जगह पे बैठा हुआ हूं। एक नहीं
दसियों हजार नहीं, करीब 1.25 लाख हमारे गांव की आबादी है, वो साक्ष्य हैं। ये नहीं कि मैंने चाय बेचा करता था तो चाय बेचा हूं, तो आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। स्कूटर से मैं पंजाब जाने वाला अब नहीं हूँ। ये तो 35 हाँ ठीक है, ये तो छोड़िए, अभी पद यात्रा भी चल रही है तो उस पर भी आपको कोई स्पेशल कमेंट कर लेना चाहिए था। रतन जी का कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद मैं राहुल जी तुरंत लौटूंगी आपके पास। रतन जी का एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। रतन जी, सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हाँ। विपक्ष को बोलने से हमेशा रोका जाता है। जब विपक्ष मजबूती से राज्यसभा के अंदर सदन में जब बात रखता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई नेता अगर बोलता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई की जांच लग जाती है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को तकलीफ और प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं को महाराष्ट्र में तकलीफ दिया गया, किस प्रकार सरकार को जबरदस्ती तोड़ी गई, गिराई गई। आप मध्य प्रदेश में देखा, आपने गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा। यह एक तानाशाही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और देश में लोकतंत्र को बिल्कुल नहीं मानते इन लोग संविधान को अपने पैरों से रौंदने वाले लोग हैं, और इन लोग लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है, लोकतंत्र को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस भारत से, इस देश से मुक्त करना पड़ेगा। बताइए राहुल जी। जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपसे कुछ वक्त लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर। और मेरा विशेष आग्रह रहेगा, खास करके जो कांग्रेस के जो नए प्रवक्ता घोषित हो चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक बनके जो बैठे हैं, उनसे भी कि जब मैं बोलूं तो बीच में वो ना बोले। मेरा विशेष आपके फेवर में बोलते हो। धन्यवाद, आपने एक और पद से सुशोभित कर दिया। बहुत धन्यवाद आपको। उन्होंने देश की सच्चाई बताई, जो देश में चल रहा है उसकी बात रखी। आप जबरदस्ती को कांग्रेस का प्रवक्ता बता रहे हैं। रुकिए, मैं अब शुरू करता हूं पल्लवी जी वहां से, जब ये रोजगार की बातें कर रहे थे। केंद्र सरकार ने अभी एक आंकड़ा पेश किया है, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है जिसमें 22 करोड़ 5 हजार लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 7.22 हजार लोगों को नौकरी सृजन की गई है। वो हमारे देश के अंदर के युवा ही हैं। अब मैं आता हूं थोड़ा हटके। 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालय में नौकरी देने की बात की गई है, ये खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और यहाँ तक जहां तक मुद्रा लोन की बात है, तो मैं आपको बता दूं 53.23 लाख लोगों को लाभ मिला है। जून 2022 की मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। ठीक है राहुल जी, यहीं से मैं आपकी आगे की जानकारी सर लूंगी। बस राहुल जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। पल्लवी जी, तो मैंने को रोजगार अगर अवसर के बारे में बताया। दूसरा मैं 2021-22 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1.66 लाख करोड़ रुपए एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष से 76% ज्यादा है। यानी कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, भारत की छवि लगातार बढ़ ही रही है। और रोजगार देने के लिए जिस प्रकार से कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही है, तो ये नरेंद्र मोदी की ही देन है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो राजद्रोह की बात करने वाले लोग हैं, जो निलंबित करने वाली बात है, जो सीबीआई और ईडी की बात है, तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप उठाकर देख लीजिए। अगर सच में आबकारी योजना इतना अच्छा था तो फिर इनको वापस क्यों लेना पड़ा? जो 140 करोड़ रुपए की जो घोटाले की बात थी, उसमें क्यों सरेंडर करना पड़ा? उनके आसपास के लोगों ने क्यों गिरफ्तारी देनी पड़ी? यही नहीं, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि नए जमाने के ये भगत सिंह हैं, तो वो अपनी यादाश्त क्यों भूल जाते हैं जेल में जाकर? और जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया पे भी गंभीर आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शासन में हैं, किसके ऊपर आरोप लगे हैं, किसके ऊपर आरोप तय किए गए हैं, या कहीं कोई मर्मरिंग भी हुई? ये बात होती है। दूसरी बात बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो ये कहते हैं कि हिजाब पहनकर स्कूलों में जाएंगे, जो ये कहते हैं कि भारत चाइना को मार ही नहीं सकता है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उरी जैसा कोई अटैक हुआ ही नहीं है, उन लोगों से आप देश संवारने की और देश की भविष्य की क्या बातें कर सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। आत्मविश्वास और आत्मबल इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले की पैर खड़खड़ा जाए। जो आधुनिकीकरण हमारे देश के अंदर सैनिकों का किया जा रहा है, इसके पहले वो कहां था? इसलिए मैं कहता हूं कि आप पार्टी अपनी स्वार्थ के पीछे है, कांग्रेस अपने बेटे को सेट करने में है, सपा के अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनका लड़का भी सेट करने के चक्कर में, केसीआर वो अपने बेटे को सेट करने में है, ममता दीदी अपने भतीजे को सेट करने में है। अगर देश के अंदर कोई न्याय प्रक्रिया में अगर कहीं दिक्कत से आती है, तो प्रश्न क्यों नहीं ये उठाते हैं राजनीतिक विश्लेषक सामने बैठकर? एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं,
एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, आप चुनाव में जाते हैं और वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टी दिल्ली का दे देते हैं, इसके पीछे का क्या तात्पर्य है? यही नहीं, 1500 साल पुराना मंदिर पूरे वक्फ बोर्ड के नाम पे चला जाता है। कोई राजनीतिक विश्लेषक क्यों नहीं कुछ बोलता है? क्यों नहीं कोई कांग्रेसी आकर अपने बयान देते हैं? क्या ये हिंदुत्व को जिंदा करने की परिभाषा सिर्फ भाजपा ने गढ़ रखी है? आप कहाँ हैं? क्या ये हिंदुस्तान में सबकी आत्माएं नहीं बसती है? हमें तो कभी नहीं सिखाया गया। जब 1961 लड़का विधायक एक्ट आया था उस समय, और 1991 में जब ज्यादा परिवार बात पे आप बोलना बंद कर दीजिए। राजीव गांधी को यही नहीं, ट्रिपल तलाक जैसे मसले पे भी कांग्रेस चुप हो गई। आप किसकी बात करते हैं? और जो 15 लाख की बात करते हैं, तो मैं बताता हूं कि मेरा सीना 60 लाख रुपए के लिए भी हम तैयार हैं। हमारे तो 15 लाख की किस्त उसी दिन आ गए जिस दिन 370-35 से हट गए। हमारी दूसरी किस्त कब आ गई? जब राफेल हमारे यहाँ सलमान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को गर्दन तोड़ दिया। ये होता है आत्मबल, ये होता विश्वास। आपने क्या किया? अरे 2 करोड़ तो बता दो। चलिए ठीक है सर, ठीक है। अभी समय कम है सर, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगी। अभी समय कम है, इसलिए मैं आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगी। शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आप तीनों ने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।